आज अगर कोई विदेशी टेक कंपनी किसी देश में सिर्फ अपना व्यापार करने आए, और कुछ ही दशकों के भीतर वो उस देश की पूरी सरकार को ही गिरा दे। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी खुद की एक विशाल प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ले और वहां के नागरिकों से टैक्स वसूलने लगे। अगर आज हम ये सोचें तो ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगेगा। सही बात है। किसी भी आधुनिक दिमाग के लिए ये सोचना ही नामुमकिन है कि एक कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, मतलब एक कंपनी के कुछ लोग, किसी पूरे उपमहाद्वीप पर राज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और आज जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर हम चर्चा कर रहे हैं उन्हें देखें, तो 1757 के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल यही किया था। एग्जैक्टली। एक साधारण सी ट्रेडिंग कंपनी ने दुनिया के सबसे अमीर देश को एक कंगाल कॉलोनी में तब्दील कर दिया। हाँ, और आज की इस डीप डाइव चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। हम 1757 के पलासी युद्ध से लेकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक के सफर को समझेंगे। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है। ये समझना जरूरी है कि नीतियां कैसे आम इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी का केंद्र उस समय की कोई बड़ी राजनीतिक राजधानी नहीं थी। ये कमर्शियल हब था, 18वीं सदी का बंगाल, जो कि आज के पश्चिम बंगाल से बहुत बहुत बड़ा था, है ना? बिल्कुल। उसमें आज का पूरा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला प्रांत था। अगर उस दौर के व्यापारिक दस्तावेजों और आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। बंगाल उस समय एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब था। हाँ, पूरी दुनिया में जो सूती कपड़ा, उच्च गुणवत्ता वाला रेशम और मसाले भेजे जाते थे, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले बंगाल से आता था। और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था इस पर कितनी ज्यादा निर्भर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एशिया से ब्रिटेन को होने वाले कुल आयात का 60% हिस्सा अकेले बंगाल से जाता था। 60%? हाँ, 60%। तो ये साफ दिखाता है कि वहाँ प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा रहा होगा। और यहीं से, मतलब इसी मुनाफे की भूख से, उस बड़े टकराव की शुरुआत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंडा तो बहुत साफ था, व्यापार में अपने मुनाफे को किसी भी कीमत पे बढ़ाना। हाँ, वो बंगाल में फ्री ट्रेड या कहें मुफ्त व्यापार चाहते थे। उनका मानना था कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना चाहिए, जो कि बंगाल के नवाबों के लिए असंभव स्थिति थी। मतलब किसी भी राज्य को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत तो होती ही है ना। बिल्कुल, बिना रेवेन्यू के कोई प्रशासन कैसे चलेगा? अगर हम इसे आज के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और संसाधन इस्तेमाल करे, वहां से अरबों डॉलर कमाए। हाँ, और वहां की सरकार को एक भी रुपया टैक्स देने से साफ मना कर दे। और जब सरकार अपने हक का टैक्स मांगे तो कंपनी अपनी प्राइवेट आर्मी बुला ले। नवाबों का गुस्सा होना तो पूरी तरह से लाजमी था। और इसी कर ना देने की जिद ने पहले कूटनीति का रूप लिया और अंततः बात युद्ध के मैदान तक आ गई। 1757 प्लासी का युद्ध। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई पारंपरिक युद्ध था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर हम उन दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि प्लासी एक सैन्य टकराव से ज्यादा एक कॉर्पोरेट टेकओवर था। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र पर आधारित था। रॉबर्ट क्लाइव की साजिश? उसने तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को पहले ही रिश्वत देकर खरीद लिया था। हाँ, मैदान में तलवारें कम चली और पर्दे के पीछे धोखा ज्यादा हुआ। लेकिन प्लासी ने सिर्फ ये तय किया कि व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार होगा। तो मतलब इसने साम्राज्य की सिर्फ एक नींव रखी थी। एग्जैक्टली। भारत का असली भाग्य तो 7 साल बाद तय हुआ, 1764 में, बक्सर के मैदान। ओह, बक्सर। हाँ, बक्सर कोई साजिश नहीं थी। ये एक वास्तविक और बहुत भयानक सैन्य युद्ध था जिसने भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बक्सर का युद्ध वाकई एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना थी और दूसरी तरफ कोई एक राज्य नहीं बल्कि भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियों का गठबंधन था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों अपनी विशाल संयुक्त सेना के साथ मैदान में उतरे थे। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संयुक्त भारतीय सेना एक व्यापारिक कंपनी की छोटी सी फौज से हार कैसे गई? शायद तकनीक और अनुशासन का फर्क। बिल्कुल। इसका जवाब उनकी सैन्य ड्रिल और तकनीकी अंतर में छिपा है। भारी भरकम भारतीय घुड़सवार सेना जो अभी भी पुरानी रणनीति पर लड़ रही थी, वो ब्रिटिश सेना की अनुशासित पैदल सेना और उनके आधुनिक
तेज फायर करने वाले तोपखाने के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाई। और इस एक हार का नतीजा बहुत खौफनाक हुआ, 1765 की इलाहाबाद की संधि। सोचिए, मुगल सम्राट ने खुद अपने हाथों से एक विदेशी कंपनी को भारत का टैक्स वसूलने का लाइसेंस दे दिया। ये तो बहुत ही अजीब विडंबना है। और यहीं पर वो तंत्र समझना बहुत जरूरी है जिसने भारत को पूरी तरह से खोखला कर दिया। दीवानी मिलने से पहले अंग्रेजों को भारत से कपड़ा और मसाले खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी लेकर आना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटेन के पास भारत को बेचने के लिए कुछ खास था नहीं। सही कहा। लेकिन 1765 के बाद पूरा गेम पलट गया। अब अंग्रेजों को ब्रिटेन से सोना लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब वे भारतीयों से ही टैक्स वसूल रहे थे। एग्जैक्टली वे भारतीयों से टैक्स के रूप में भारी पैसा वसूल रहे थे और उसी पैसे से भारतीय किसानों और जुलाहों का सामान खरीदकर ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहे थे। अरे बाप रे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो भारत अपना ही सामान बिना किसी कीमत के मुफ्त में एक्सपोर्ट कर रहा था। हाँ, और इसी क्रूर चक्र को अर्थशास्त्रियों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी का नाम दिया। और इस लूट को कानूनी जामा पहनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक नया सिस्टम बनाया, द्वैध शासन प्रणाली, या जिसे हम ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं, जो 1765 से 1772 तक चला। हाँ, इस व्यवस्था में सत्ता के 2 हिस्से कर दिए गए। दीवानी यानी खजाना और पैसा पूरी तरह से कंपनी के पास था, और निजामत यानी प्रशासन, पुलिस और जनता की देखभाल की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के पास छोड़ दी गई। यह व्यवस्था तो सुनने में इतनी बेतुकी लगती है। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि किसी कंपनी का सीईओ सारा प्रॉफिट अपनी जेब में डाल ले और एक लोकल मैनेजर से कहे कि तुम बिना किसी बजट के कस्टमर कंप्लेंट, ऑफिस का खर्च और कर्मचारियों की सारी समस्याएं संभालो। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। नवाब को प्रशासन चलाने के लिए मात्र 53 लाख रुपए का एक तय बजट दे दिया गया, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। ये सिस्टम तो फेल होने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और वो फेल हुआ भी। जब कोई सिस्टम बिना किसी जिम्मेदारी के सिर्फ मुनाफे के लिए डिजाइन किया गया हो तो उसका ढहना तय है। पूरा प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया। कोई जवाबदेही थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जब भी जनता पर कोई विपत्ति आती, नवाब हाथ खड़े कर देता कि उसके पास पैसा नहीं है, और कंपनी कहती कि प्रशासन हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो बस व्यापारी हैं। और इस अमानवीय व्यवस्था का सबसे विभत्स रूप हमें 1770 के बंगाल के भयंकर अकाल में देखने को मिला। हाँ, वो अकाल जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 करोड़! ये आंकड़ा आज भी सिहरन पैदा करता है, और हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि ये सिर्फ मॉनसून के फेल होने का नतीजा नहीं था, ये पूरी तरह से एक मानव निर्मित त्रासदी थी। लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन कंपनी के अधिकारी अपना टैक्स जबरन वसूल रहे थे। मुनाफे की हवस ने इंसानियत को पूरी तरह कुचल दिया था। और ये आर्थिक बर्बादी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थी ना? नहीं, पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया गया। ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बनी मशीन निर्मित सस्ती चीजों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तबाह कर दिया। जो जुलाहे कल तक दुनिया का सबसे बेहतरीन रेशम बुनते थे, उन्हें अपना काम छोड़ने पर मजबूर किया गया। और इतिहास के पन्नों में ऐसी घटनाएं भी दर्ज हैं जहां जुलाहों के अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वे फिर कभी बुनाई ना कर सकें। ये बहुत ही भयानक है। और किसानों की हालत तो बद से बदतर हो गई थी। पुराने जमींदार जो पीढ़ियों से जमीन से जुड़े थे और मुश्किल वक्त में किसानों की मदद करते थे, उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी गईं। नई भू राजस्व नीतियों ने खेती को सिर्फ एक व्यवसाय बना दिया। हाँ, किसानों को अपनी जरूरत का अनाज उगाने की आज़ादी नहीं थी। उन्हें जबरन नील और अफीम जैसी कमर्शियल फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। अफीम को चीन भेजा जाता था और नील का इस्तेमाल ब्रिटेन के कारखानों में कपड़ा रंगने के लिए होता था। अब आप ही सोचिए, जब आप 1 सदी तक किसी देश की अर्थव्यवस्था का इस तरह खून चूसते हैं, जमींदारों की जमीनें छीनते हैं, कुटीर उद्योगों को खत्म करते हैं और किसानों को भूखा मारते हैं, तो वो समाज एक शांत ज्वालामुखी बन जाता है। एग्जैक्टली। उसे फटने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। और 1857 का महाविद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, वो उसी 100 साल के गुस्से का महाविस्फोट था। बिल्कुल, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा इतिहास था। इस विस्फोट के पीछे लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति जैसी क्रूर नीतियों का बहुत बड़ा हाथ था। ये नीति तो बहुत ही दुस्साहसी थी। मतलब सदियों पुराने भारतीय साम्राज्यों को किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की तरह देखा जाने लगा। हर नियम ये बना दिया गया कि अगर राजा का कोई अपना सगा उत्तराधिकारी नहीं है
तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे गद्दी नहीं सौंप सकता। राजा की मृत्यु के बाद वो राज्य सीधे ब्रिटिश कब्जे में आ जाएगा। सतारा और झांसी जैसे राज्यों को इसी कॉलोनी धोखे से हड़पा गया था। और अवध का अधिग्रहण तो इससे भी एक कदम आगे की बेईमानी थी। 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया तो वहां दत्तक पुत्र का कोई मामला ही नहीं था। वहां उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का झूठा आरोप लगा दिया था। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक ऐसी कंपनी जो खुद पूरे बंगाल को अकाल और भ्रष्टाचार की आग में धकेल चुकी थी, वो अवध के नवाब को कुप्रशासन के नाम पर सत्ता से बेदखल कर रही थी। वाकई। और इन राजनीतिक और आर्थिक कारणों के साथ साथ एक बहुत गहरा सामाजिक और धार्मिक डर भी था। बिल्कुल। आम भारतीयों के मन में ये बात बैठ गई थी कि अंग्रेज उनके धर्म और उनकी पहचान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। जैसे सती प्रथा पर रोक जैसे कदम, जो आज के नजरिए से भले ही एक समाज सुधार थे, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी समाज ने उसे अपने धर्म पर एक सीधा हमला माना। इसके साथ ही ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव भी इस डर को और हवा दे रहा था। और इस बारूद के ढेर में असली चिंगारी लगाई नई एनफील्ड राइफल्स ने। हाँ, वो कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी के लेप वाली बात, जिसने सेना में विद्रोह का होना तय कर दिया। सैनिकों को इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांत से छीलना पड़ता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म और आस्था पर एक सीधा और गहरा प्रहार था। इसके अलावा कम वेतन और समुद्र पार जाकर सेवा करने के आदेशों ने सैनिकों के असंतोष को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य को बड़ी तस्वीर में देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ सैनिकों की बगावत नहीं थी, ये एक सामूहिक जन विद्रोह था। बिल्कुल। जब विद्रोह शुरू हुआ तो अलग अलग केंद्रों से महानायक उभर कर सामने आए। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, हालांकि कमान बख्त खान के हाथों में थी। कानपुर में नाना साहब और रणनीतिकार तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने राज्य पर लगे झूठे कुप्रशासन के आरोप का कड़ा विरोध करते हुए जनता को संगठित किया। इन सब के बीच मुझे बिहार के कुंवर सिंह का उदाहरण बहुत ही खास लगता है। हाँ, 80 साल के एक बुजुर्ग जमींदार, 80 साल की उम्र, और उनकी अपनी जमीनें अंग्रेजों की कठोर नीतियों की भेंट चढ़ गई थी। इस ढलती उम्र में भी उन्होंने जिस रणनीति और फुर्ती के साथ ब्रिटिश सेना को छकाया, वो ये साबित करता है कि ये गुस्सा कितना व्यक्तिगत था। सही कहा आपने। जब किसान, बेदखल किए गए जमींदार, जुलाहे और आम जनता इन राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी, तो ये अपनी संस्कृति और अस्तित्व को बचाने का संघर्ष बन गया। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। इतना व्यापक समर्थन, इतने सारे नेता और हर तरफ इतना गुस्सा, फिर भी अंग्रेज इस क्रांति को कुचलने में कैसे सफल हो गए? अगर हम इसके विफलता का गहराई से विश्लेषण करें तो सबसे बड़ी खामी समन्वय और संचार की थी। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था। विद्रोहियों के पास एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। और शायद ये पूरे भारत में फैला भी नहीं था ना? एग्जैक्टली। ये विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रह गया। दक्षिण भारत और देश की कई बड़ी रियासतों ने इस क्रांति से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। मैंने तो दस्तावेजों में ये भी पढ़ा कि कुछ बड़े शासकों ने विद्रोहियों को कुचलने में अंग्रेजों की प्रत्यक्ष मदद भी की थी। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है और यहाँ पर तकनीक के भारी अंतर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय विद्रोही अद्वितीय साहस के साथ अपनी पुरानी तलवारों और भालों से लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक तोपें थी, नई बंदूकें थीं। और इन सबसे बढ़कर एक ऐसी तकनीक थी जिसने युद्ध का पूरा नक्शा ही पलट दिया, टेलीग्राफ। संचार प्रणाली। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चार्ल्स नेपियर जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने खुद माना था कि टेलीग्राफ ने उन्हें बचा लिया। जाहिर है, जहां भारतीय संदेशवाहकों को घोड़े पर एक जगह से दूसरी जगह खबर ले जाने में कई दिन लग जाते थे, वहीं ब्रिटिश कमांडर्स कुछ ही सेकंड में तार के जरिए अपनी सेनाओं को मोबिलाइज कर सकते थे। बिल्कुल। इस संचार क्रांति ने विद्रोहियों की हर रणनीति को समय से पहले ही नाकाम कर दिया। और अंग्रेजों ने अपनी सबसे पुरानी और कारगर कूटनीति डिवाइड एंड रूल का भी जमकर फायदा उठाया। सिख, गोरखा और राजपूत रेजिमेंट्स का इस्तेमाल विद्रोह को कुचलने में किया गया। और जब ब्रिटिश दमन का दौर शुरू हुआ तो वो किसी भी मानवीय सीमा को पार कर गया। तोपों के मुंह पर बांधकर विद्रोहियों को उड़ा दिया गया। जिन गांवों पर विद्रोहियों की मदद करने का जरा सा भी शक था, उन्हें सामूहिक रूप से जलाकर राख कर दिया गया। ये एक भयंकर रक्तपात था, लेकिन इस भयानक त्रासदी ने एक बात बहुत साफ कर दी। क्या?
ब्रिटिश संसद को ये समझ में आ गया कि भारत जैसे विशाल और जटिल देश को एक लालची व्यापारिक कंपनी के भरोसे अब और नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी का परिणाम था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 250 साल पुराने शासन को हमेशा के लिए दफन कर दिया। बिल्कुल, भारत का नियंत्रण अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। प्रशासन का पूरा ढांचा बदला गया। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसराय कर दिया गया है ना। हाँ, और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। ब्रिटिश सरकार ने ये वादा भी किया कि अब भविष्य में किसी भी रियासत को हड़पा नहीं जाएगा और भारतीयों के धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि भारतीय मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर का सारांश निकालें तो ये बात साफ है कि ये सिर्फ युद्धों और संधियों की कोई टाइमलाइन नहीं है। ये कहानी है कि कैसे बिना किसी रोक-टोक की कॉर्पोरेट पावर एक पूरे देश को निगल सकती है। सही बात है। प्लासी की साजिश से लेकर बक्सर की सैन्य जीत और फिर द्वैध शासन के जरिए भारत का बेतहाशा आर्थिक शोषण और फिर उसी 100 साल के शोषण से उपजा 1857 का ज्वालामुखी। 1857 में भले ही भारतीयों को सैन्य स्तर पर हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस विद्रोह ने औपनिवेशिक सत्ता के अजेय होने के भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। इसी हार ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ राष्ट्रवाद को जन्म दिया। बिल्कुल, इसी महाविद्रोह ने उस राष्ट्रवाद के बीज बोए जो अगले 90 सालों तक पनपता रहा और अंततः 1947 की आज़ादी का आधार बना। इतिहास को गहराई से समझने का मतलब ही ये है कि हम आज के लिए उससे क्या सीखते हैं। उस दौर में भारत से जो अथाह संपत्ति लूटी गई, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, उसी पैसे ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फाइनेंस किया था। हाँ, उसी भारतीय पैसे से वहां रेलवे बनी, कारखाने लगे और नई मशीनें इजाद हुईं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर 18वीं सदी में बंगाल का वो अथाह पैसा, वो असीमित पूंजी ब्रिटेन जाने के बजाय भारत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकरण में निवेश की गई होती, तो आज दुनिया का आर्थिक नक्शा कैसा दिखता? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये संभव था कि दुनिया की पहली औद्योगिक क्रांति का केंद्र लंदन या मैनचेस्टर की जगह बंगाल का मुर्शिदाबाद या ढाका होता? ये एक ऐसी संभावना है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो गई। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस डीप डाइव चर्चा को यही विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।